Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla and today is 27th of December 2022, Tuesday. और आज के बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ एनालिसिस में हम 26 तारीख की यानी कल के न्यूज़ आर्टिकल्स भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और इससे पहले अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। मोटिवेशन ऑफ द डे इज लिव लाइफ टू द फुलेस्ट एंड फोकस ऑन द पॉजिटिव। और आज के मिंट पेपर की ये न्यूज़ हेडलाइंस हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड में हम अप्रॉक्सीमेटली 9 न्यूज़ आर्टिकल्स आज कवर करेंगे जो कि 26 और 27 दिसंबर के न्यूज़ से रिलेटेड हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। बैंक्स इंक्रीज डिपॉजिट रेट्स ऑन टाइट लिक्विडिटी, हाई क्रेडिट। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा कि इस समय जो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री है इसमें लिक्विडिटी की जो सिचुएशन है दैट इज़ वेरी टाइट और क्रेडिट ग्रोथ रेट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। और इसके साथ ही साथ जो डिपॉजिट रेट है वो उतने स्पीड में या उतने पेस में इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा, इसीलिए जो बैंक्स हैं वो हाई क्रेडिट डिमांड को सैटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक्स जो हैं वो डिपॉजिट रेट पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। और सबसे पहले ये स्टार्टिंग करी थी एसबीआई ने, उसके बाद सेम ट्रेंड फॉलो किया था अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ है जहाँ पर एसबीआई और अदर कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अलावा जो और स्टेट ओन बैंक्स हैं वो भी अब डिपॉजिट रेट जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जो कंपटीशन है डिपॉजिट रेट को इंक्रीज़ करने का, डिपॉजिट्स को गार्नर करने का, डिपॉजिट को इंक्रीज़ करने का, वो इंटेंसिफाई हो गया है बिकॉज ऑफ द टाइट लिक्विडिटी एंड हाई क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। और इसी को देखते बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी जो अपने डिपॉजिट रेट्स हैं वो सेकेंड टाइम इस करंट क्वार्टर में इंक्रीज़ कर दिए। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक्स ने भी लिमिटेड पीरियड ऑफर किया है ऑन डिफरेंट टर्म डिपॉजिट, जिसमें जो इंटरेस्ट रेट अगर हम वो देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 7.6% का इंटरेस्ट रेट आईडीबीआई बैंक ऑफर कर रहा है 700 दिन के डिपॉजिट्स पर, जो टर्म डिपॉजिट्स होते हैं जिनको हम एफडीआर भी कहते हैं। और इसी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिफरेंट जो एनआरओ और एनआरई डिपॉजिट्स हैं उन पर भी इंक्रीज़ कर दिया है इंटरेस्ट रेट। इसके अलावा रिटेन टर्म जो डिपॉजिट्स हैं उन पर तो इंक्रीज़ किया ही किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रॉक्सीमेटली 7.8% पर एनम इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली 399 डेज के लिए, एंड दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफरिंग इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। और इसको लेकर के कंपटीशन शुरू हो गया। सबसे पहले एसबीआई ने स्टार्ट किया था, फिर आईसीआईसीआई बैंक ने, नाउ अदर स्टेट एंड प्राइवेट बैंक्स आर ऑल्सो फॉलोइंग द वेरी सेम ट्रेंड। जस्ट लाइक आईडीबीआई बैंक, इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी इसी करंट ईयर में दूसरी बार अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ किया है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक, कनाडा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया are also offering very peak interest that is approximately 7.25%, 7%, 6.75%, 6.75% रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम देखें बैंक, इन सारे बैंक्स में कनाडा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, तो अभी तक सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट ऑफर हो रहा था वो पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू हो रहा था। नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा इज ऑफरिंग द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7.8% ऑन टर्म डिपॉजिट फॉर 399 डेज। और क्यों बैंक से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं हम सभी को पता है। बैंक चाहते हैं कि उनके इंस्टीट्यूशन में, उनके ऑर्गेनाइजेशन में डिपॉजिट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो, जिसकी वजह से बैंक्स जो हैं वो हाई क्रेडिट डिमांड को सैटिस्फाई कर पाएँ। हालांकि इसकी वजह से कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से बैंक्स जो हैं वो डिपॉजिट रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं दैट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द बेस लाइन और मार्जिन फॉर द बैंक। जो बैंक्स का मार्जिन है वो श्रिंक करेगा। ऑल्दो अब चूँकि क्रेडिट डिमांड बढ़ रही है तो बैंक्स को डेफिनेटली उसके लिए कैपिटल चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट कैपिटल दे और चाहे वो बैंक्स आरबीआई से लोन लें और चाहे बैंक्स अपने डिपॉजिट रेट को इंक्रीज़ करके वो जो अमाउंट है, फंड है, वो हाउस होल्ड से लें। तो अगर हम अभी की बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट के, लेटेस्ट डेटा की, तो जो क्रेडिट ग्रोथ रेट वो अप्रॉक्सीमेटली 17.5% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एट द टाइम व्हेन deposit rate was approximately
9%। तो दिसंबर 2 में 9% डिपॉजिट रेट, दिसंबर 2 तक हमें कह सकते हैं 9% डिपॉजिट रेट और 17.5% अप्रॉक्सीमेटली क्रेडिट ग्रोथ रेट, जस्ट डबल का डिफरेंस है। दैट इज़ वाई बैंक्स जो हैं वो इस तरह के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ऑफर कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, हाउस होल्ड्स को, जिससे कि वो डिपॉजिट रेट को इंक्रीज कर सकें। सो दिस इज द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, HDFC, एक्सिस एंड ICICI बैंक। हम देख सकते हैं दिस इज द रिटेल कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंट स्कीम्स में ऑफर हो रहा है, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए। एंड दिस इज टेन्योर फॉर FDR, जो टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स होती हैं उनके लिए। और इसके ही साथ एक और न्यूज़ आर्टिकल दिया हुआ है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं, जो कि पेज नंबर 4 पर ही दिया हुआ है। क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स फॉल 11% इन नवंबर। तो जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है वो नवंबर के मंथ में 11% तक डाउन हुई है सीक्वेंशली। अप्रॉक्सीमेटली 1.15 ट्रिलियन का क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर रहा नवंबर के मंथ में। हालांकि अभी भी ये 1 ट्रिलियन से ज़्यादा है इन स्ट्रेट 9 मंथ। तो पिछले 9 महीनों से कंटिन्यूसली जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है वो 1 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर रही है। हालांकि नवंबर के मंथ में इसमें 11% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है एज पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका रीज़न क्या है? इसका सीधा रीज़न एक ही है कि जो फेस्टिव सीजन है वो एंड हो रहा है, जिसकी वजह से जो कंजप्शन एक्टिविटीज़ हैं इंडिया में वो स्लो डाउन हो रही हैं, और इसी की वजह से जो क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर है, क्रेडिट कार्ड बिल्स हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं। सो दिस इज द आउट ऑफ वॉलेट और क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर इन द फाइनेंशियल ईयर 22। फाइनेंशियल ईयर 22 का डेटा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड नवंबर का। डेफिनेटली आपको डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, और ये देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर जो है वो पेनिट्रेट हुआ है इंडियन इकोनॉमी में सिंस लास्ट 2 or 3 years। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, और ये 26 दिसंबर की न्यूज़ है, यानी कल के न्यूज़पेपर की ये न्यूज़ है, पेज नंबर 2 पर दी हुई है। EU बूस्टर्स may push pharma export to $27 billion in financial year 23। तो अगर फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का डेटा देखें तो इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल का एक्सपोर्ट है, जो फार्मा का एक्सपोर्ट है, वो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। अप्रॉक्सीमेटली $27 बिलियन तक का इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट हुआ है इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 23। या हम ये कह सकते हैं कि $27 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडियन फार्मा करेगा एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। जब फाइनेंशियल 23 एंड हो रहा होगा तब तक अप्रॉक्सीमेटली $27 बिलियन का फार्मा एक्सपोर्ट इंडिया से हो चुका होगा। और अगर फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली $24.62 बिलियन का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया था। तो 24.62 से इंक्रीज होकर के ये जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है ये 27 बिलियन तक पहुंच सकता है, ऐसा मानना है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एक सीनियर ऑफिशियल्स का। और अभी तक की अगर हम बात करें अप्रैल से नवंबर तक की इस फाइनेंशियल ईयर की, तो अप्रॉक्सीमेटली $16.57 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हो चुका है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में अप्रॉक्सीमेटली 4.3% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर पीरियड। लेकिन अगर हम क्लियरली इस नवंबर मंथ की बात करेंगे तो 4.3% का इंक्रीज अप्रैल टू नवंबर तक का है। लेकिन अगर हम सिर्फ नवंबर में देखें तो नवंबर में अप्रॉक्सीमेटली 12% इंक्रीज देखने को मिला, एक सडन राइज देखने को मिला, शार्प राइज देखने को मिला इनटू फार्मा एक्सपोर्ट। तो केवल नवंबर के मंथ को अगर हम देखें तो नवंबर के मंथ में 12% का एक्सपोर्ट इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू द लास्ट मंथ और लास्ट ईयर नवंबर मंथ। और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अगर इंक्रीज देखें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर भी इन जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है उसने एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ रजिस्टर करी, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5.4% की। और जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, उनका ये मानना है कि जो ये ग्रोथ है 4.3% की फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर, और जो 12% की ग्रोथ नवंबर में है, दैट इज़ क्वाइट गुड एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। इसके अलावा अगर ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को तो देखें तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ कही जा सकती है इन कंपैरिजन टू द काउंटर पार्ट नेशंस। इसके अलावा अब ये तो बात हो गई प्रीवियस डेटा की, लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो अपकमिंग मंथ्स हैं उसमें और ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी, क्योंकि
अगर एक जनरल ट्रेंड की बात करें तो जनवरी और मार्च का जो पीरियड होता है वो एक बेटर क्वार्टर, हम बोल सकते हैं दैट क्वार्टर इज़ बेटर इन कंपैरिजन टू द अदर क्वार्टर फॉर फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट। तो ये जो जनवरी से मार्च का पीरियड होता है ये कंपैरेटिवली बेटर माना जाता है, इसको हम बोल सकते हैं क्वार्टर फोर ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। तो ऐसा मानना है कि एक्सपोर्ट में जो क्वार्टर फोर आता है फार्मा के एक्सपोर्ट में, इसमें सिग्निफिकेंटली हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस क्वार्टर्स। क्यों? क्योंकि दिसंबर के मंथ में जो हॉलीडेज होते हैं वो ओवर होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8% का ग्रोथ रेट देखा जा सकता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनटू दिस क्वार्टर, इन क्वार्टर फोर ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। और इसी को देखते हुए $27 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो एंटिसिपेट किया जा रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में। और अगर रीजंस की बात करें तो यूरोप जो है उसने अभी तक सबसे मैक्सिमम ग्रोथ रेट रजिस्टर किया है इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट, अप्रॉक्सीमेटली 14.19% का एक्सपोर्ट इंक्रीज देखने को मिला इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो यूरोप में हो रहा है अभी के डेटा के अकॉर्डिंग। इसके अलावा यूएस, कनाडा और मैक्सिको जो नाफ्टा कंट्रीज़ हैं along with Europe and Africa, वो अप्रॉक्सीमेटली 67.5% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंडिया के ओवरऑल फार्मा एक्सपोर्ट का। तो EU जो है उसमें हम बोल सकते हैं यूरोप जो है वो एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है या सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर है इन केस ऑफ इंडियाज़ ओवरऑल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट। इसके अलावा वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका जो है वो सेकेंड हाईएस्ट पोजिशन अटेन कर, दैट इज़ 12.68%। और अगर लास्ट ईयर का डेटा देखें तो लास्ट ईयर केवल यूरोप और यूएस ही इंडिया के ओवरऑल फार्मा एक्सपोर्ट का 51% कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे। एंड दिस ईयर बोथ दिस रीजन्स टुगेदर में रजिस्टर हायर शेयर ऑफ ओवरऑल पाई। तो इंडिया के जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो यूरोप और यूएसए हैं, इसके बाद कनाडा, मैक्सिको, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका रीजन भी इंडिया के लिए एक सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। और फ्यूचर को देखते जो एनालिस्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि लास्ट ईयर भी यूरोप एक सिग्निफिकेंट पार्टनर था और इस साल भी जो यूरोप है वो सिग्निफिकेंट फार्मास्यूटिकल ट्रेडिंग पार्टनर की तरह सामने आएगा, क्योंकि जो यूरोप में जो डिमांड है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के प्रोडक्ट की वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है एंड ऑल्सो द इन्वेंट्री सिचुएशन इज ईजिंग। तो यूरोप से और ज़्यादा एंटिसिपेशन किया जा रहा है एक्सपोर्ट का। हालांकि इन सब में जो अफ्रीका है, अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो एक कंसर्न है अभी भी, क्योंकि अफ्रीका में जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है इन कंपैरिजन टू द लास्ट पीरियड। और इस बार भी इस फाइनेंशियल ईयर में भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है अफ्रीका से। तो अफ्रीका का जो एक्सपोर्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.6% कॉन्ट्रैक्ट किया है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर डेटा एज पर द फार्मेक्सिल डेटा। और ऐसा एंटिसिपेट किया भी नहीं जा रहा कि इस बार बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। इस बार भी यूरोप और यूएसए को ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में एंटिसिपेट किया जा रहा है। सो दिस इज़ द मंथली ट्रेंड इन फार्मा एक्सपोर्ट। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अप्रैल से लेकर के नवंबर तक का डेटा दिया हुआ है और ये स्टूडेंट आप याद रखेंगे 2022 कैलेंडर ईयर का डेटा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 4.3% का हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड और ये भी 26 की ही न्यूज़ है। फ्री फूड ग्रेन मूव सेव सब्सिडी एंड व्हीट स्टॉक्स। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पीडीएस है उसको टोटली फ्री कर दिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएस। तो पीडीएस को टोटली फ्री कर दिया है बट एंड एक्स्ट्रा एलोकेशन अंडर PMJKAY। तो PMJKY जिसको एक्सटेंड किया था गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को, उसमें एक्स्ट्रा एलोकेशन के लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया। हालांकि जो पीडीएस सिस्टम है उसको टोटली फ्री कर दिया है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है दिस इज़ वेरी स्मार्ट मूव। क्यों स्मार्ट मूव है? क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर पीडीएस और हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना का डेटा देखें तो उससे ये क्लियरली विजिबल है कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये मूव लिया है जहाँ पर पीडीएस को टोटली फ्री कर दिया है और एक्स्ट्रा एलोकेशन के लिए मना कर दिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में, तो उसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फूड सब्सिडी आउटगो को सेव करेगी। जो एक्स्ट्रा फूड सब्सिडी आउटगो है वो सेव होगा। इसके अलावा
ऐसा ये भी मानना है कि देयर विल बी द सेविंग इन गुड चंक ऑफ वीट। तो जो वीट है उसके जो भी स्टॉक्स हैं उनमें भी इंक्रीज देखने को मिलेगा फॉर इफेक्टिव इंटरवेंशन इन ओपन मार्केट। तो दो जो मेजर एडवांटेज एनालिस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहला कि फूड सब्सिडी जो है उसको रिड्यूस करने में गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी, दूसरा कि जो वीट है, जो वीट के जो स्टोर्स हैं, जो वेयर हाउसेस है, वहाँ पर वीट ज़्यादा बना रहेगा। इससे क्या होगा, मार्केट में, ओपन मार्केट में इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इंटरवेंशन हो पाएगा और जो वीट के प्राइस हैं वो कंट्रोल में रहेंगे, बहुत ज़्यादा शूट अप नहीं करेंगे। और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये 2024 में जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा में, उसमें इस पर्टिकुलर डिसीजन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है या बोलते हैं पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो राशन है वो सेंडलमी कभी कभार ही फ्री दिया जाता है, except in case of emergency such as COVID-19 pandemic। लेकिन विदाउट एनी पैंडमिक, विदाउट एनी अर्जेंसी, विदाउट एनी इमरजेंसी, अगर गवर्नमेंट पीडीएस को टोटली फ्री कर रही है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज ले रही है। इसके अलावा जो अदर इकोनॉमिक एडवांटेजेस हैं वो भी गवर्नमेंट को मिल रहे हैं। दिस मूव विल ऑल्सो टेक अ बिग सेलिंग पॉइंट फ्रॉम द स्टेट विच डिस्ट्रीब्यूट पीडीएस फ्री बाई एडिंग देयर शेयर ऑफ सब्सिडी टू द ऑलरेडी लो सेंट्रल इशू प्राइजेस। तो स्टेट्स भी जो हैं उसमें जो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि पीडीएस टोटली फ्री ऑलरेडी रखते हैं अपने खुद की सब्सिडी प्रोवाइड करके, लेकिन पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह का मूव लिया था। पिकअप ऑफ ग्रेन अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड, जिसको ONORC स्कीम भी बोलते हैं, दैट वुड ऑल्सो इम्प्रूव ड्यू टू दिस डिसीजन, बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन। सो वन नेशन वन राशन कार्ड वाला जो स्कीम है इसमें भी हमें, इसके अंदर भी हमें जो ग्रेन्स हैं उसके पिकअप में इंक्रीज देखने को मिलेगा एज पर द डिफरेंट एनालिस्ट। तो अगर नॉर्मल ईयर्स की बात करें तो नॉर्मल ईयर्स में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत NFSA के तहत अप्रॉक्सीमेटली 1.8 ट्रिलियन की जो सब्सिडी एलोकेशन है वो गवर्नमेंट करती है फॉर दिस पीडीएस स्कीम जनरली गवर्न्स द जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये पीडीएस सिस्टम को गवर्न करता था। अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डेज में जब कोई कंटिजेंसी या अर्जेंसी या इमरजेंसी नहीं होती तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1.8 ट्रिलियन का एलोकेशन गवर्नमेंट करती है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पीडीएस में। ऑन टॉप ऑफ दिस सेंटर हैज़ बीन बेयरिंग ऑलमोस्ट एन इक्वल अमाउंट ऑफ सब्सिडी, and this is because of the extra grain that has been distributed under this particular Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana since COVID first wave। और चूंकि अब ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो बॉन्ड गवर्नमेंट को नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये स्कीम जो है वो गवर्नमेंट डिसकंटिन्यू कर रही है। इसके अलावा प्राइसिंग को लेकर के भी कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जिसको हम फिलहाल अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हालांकि बस इतना की पॉइंट जानना ज़रूरी है कि 2013 से गवर्नमेंट ने ये प्राइस इंक्रीज़ नहीं किया, प्राइस में रिविजन नहीं किया। सो दिस इज़ ओवरऑल फूड सब्सिडी बर्डन फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 20 टू फाइनेंशियल ईयर 23। तो देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 में जो बजटेड एस्टिमेट्स है, B स्टैंड्स फॉर बजटेड एस्टिमेट्स, फाइनेंशियल ईयर 20 एक्चुअल, Financial year 21 budgeted estimates, financial year 21 actual, financial year 22 budgeted estimates, financial year 22 revised estimates, and financial year 23 budgeted estimates and financial year 23 estimated so far। तो हम देख सकते हैं कि जो एस्टिमेशन होता है वो कितना है और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर आता है फूड सब्सिडी पर इन टर्म्स ऑफ रुपी ट्रिलियन वो कितना है। तो 20 में तो ये कम था एक्चुअल, लेकिन 21 में बिकॉज ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। सेम ट्रेंड हैज़ बीन सीन इन 22 एज वेल एज इन 23। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको डिसकंटिन्यू करके उसमें कोई एक्स्ट्रा एलोकेशन ना करके अब पीडीएस को फ्री कर रही है। और एनालिस्ट मान रहे हैं इट इज़ एन स्मार्ट मूव, स्मार्ट इकोनॉमिक मूव बाई सेंटर गवर्नमेंट। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप। CBI अरेस्ट दूत इन ICICI लोन फ्रॉड केस। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने मंडे को वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर जो हैं वेणुगोपाल दूत उनको अरेस्ट कर लिया है। किस लिए अरेस्ट किया है? इन कनेक्शन विद ICICI बैंक लोन फ्रॉड केस। तो ICICI बैंक का जो लोन फ्रॉड केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसके तहत वीडियोकॉन के जो फाउंडर हैं मिस्टर वेणुगोपाल दूत उनको अरेस्ट किया है CBI ने। एंड दिस
came days after the probe agency comprehended ICICI Bank's former chief executive, that is CEO, and managing director Chanda Kochar and her husband Mr. Deepak Kochar were allegedly involved into irregularities for financial transaction into this bank, that is ICICI Bank. तो अब ये एक नया नाम सामने आया है ICICI बैंक के फ्रॉड केस में. अब देख लेते हैं नेक्स्ट. फ्री ग्रेन्स अंडर फूड एक्ट, स्टेट टू सेव ऑन फूड बिल लूज पॉलिटिकल माइलेज. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि पीडीएस को गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कोई भी एक्स्ट्रा लोकेशन के लिए मना कर दिया है, तो उसको लेकर के ही ये न्यूज़ है. विद द सेंटर मेकिंग द सप्लाई ऑफ राइस एंड व्हीट थ्रू राशन शॉप्स फ्री अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फॉर 1 more year, state that were further subsidizing the food grains under the PDS system are likely to make huge savings in financial year 24. तो बेसिकली ओवरऑल इस न्यूज़ में ये कहा गया कि जब गवर्नमेंट पीडीएस को फ्री नहीं करता, जब पूरा टोटल फ्री नहीं था, तो उसमें कुछ स्टेट्स ऐसे थे, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस भी किया था, कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो अपनी खुद की सब्सिडी लगा करके फ्री ग्रेन प्रोवाइड करते थे थ्रू पीडीएस. अब चूँकि सेंटर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पीडीएस को फ्री कर दिया है, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो राइस 3 रुपये पर केजी और जो वीट है वो 2 रुपये पर केजी के हिसाब से ऑफर कर रहा है स्टेट्स को. तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 24 में जो स्टेट्स गवर्नमेंट हैं वो एक ह्यूज अमाउंट का सेविंग करेंगी, फंड सेव करेंगी एज पर द लेटेस्ट डेटा. तो स्टेट्स अंडर NFSA में सेव अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सिडीज ऑन फूड ग्रेन. तो अब क्या करेंगे, अब स्टेट जो हैं वो, अब चूँकि स्टेट्स का अमाउंट सेव होगा एंड डेफिनेटली स्टेट विल नॉट गेट एनी पॉलिटिकल माइलेज इन अपकमिंग इलेक्शंस. तो व्हाट स्टेट्स विल डू, स्टेट्स विल ऑफर द डिस्काउंटेड व्हीट और राइस ऑन फेयर प्राइस शॉप्स. तो जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं जो उसमें स्टेट जो हैं वो फूड ग्रेन को सब्सिडाइज करेंगे, जैसे कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना. They provide rice at rupees 1 kg, 1 per kg, while Jharkhand, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and West Bengal will give both rice and wheat free at ration shops. तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 3 और 2 में प्रोवाइड कर रहा है, और इसके अलावा जो स्टेट्स हैं वो अब या तो बिल्कुल ही फ्री देंगे या 1 रुपी पर केजी कर देंगे. और डेफिनेटली स्टेट विल डू दैट, अदरवाइज दिस विल नॉट प्रोवाइड देम पॉलिटिकल माइलेज. तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल उस डोमेन को लेकर के हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट यस ऐसा कहा जा रहा है कि डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे. तो यू कैन जस्ट हैव दिस टेबल जहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया कि कितने कितने स्टेट जो हैं वो व्हीट प्राइस को टोटल फ्री करेंगे, कितने 1 रुपी और 2 रुपी केजी के हिसाब से बेचेंगे एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. अब देख लेते हैं नेक्स्ट, काउंटिंग ऑन इंडिया ज़ेलेंस्की टू मोदी. तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बीच में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ. तो बेसिकली इंडिया को ऑन बोर्ड लेने के लिए, इंडिया के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करने के लिए फॉर पीस फार्मूला ज़ेलेंस्की ने, हम बोल सकते हैं यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया और उन्होंने इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी के लिए भी कंग्रेचुलेट किया. इसके अलावा उन्होंने इंडिया से भी बोला कि दे आर काउंटिंग ऑन इंडिया. काउंटिंग ऑन मीन्स एक फ्रेज होती है, काउंटिंग ऑन मीन्स अगर हम ये लिखते हैं किसी को पर हम काउंटिंग ऑन करते हैं तो हम भरोसा कर रहे हैं. तो बेसिकली यूक्रेन ने इंडिया पर भरोसा जाहिर किया है, इंडिया पर भरोसा व्यक्त किया है कि इंडिया आगे आने वाले टाइम में जो पीस फार्मूला है यूक्रेन में उसके इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. तो बेसिकली ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि यूक्रेन के साइड से इंडिया विल फोकस ऑन और इंडिया विल हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिज पीस फार्मूला. और ऐसा नहीं कि पहली बार टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ, जब से ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है फरवरी से, तब से कई बार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो रशिया के प्रेसिडेंट और ज़ेलेंस्की से कई बार बात भी ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर चुके हैं. और दोनों बार इंडिया ने एक नॉन अलाइंड जेस्चर लिया जहाँ पर उन्होंने बोला कि किसी भी तरह का मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो लेट अस सी कि जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रही है, हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है कि जो पुतिन है वो नेगोशिएशन के लिए ओपन है. तो लेट अस सी कि वेदर दिस पर्टिकुलर वॉर विल एंड और कॉन्फ्लिक्ट विल एंड और नॉट. अब देख लेते हैं नेक्स्ट, टेलकॉस गेट ग्रीन सिग्नल फॉर टावर्स ऑन रेलवे लैंड. तो ये बेसिकली कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ओपन कर दिया है टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज किसके लिए, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए. तो नाउ प्राइवेट प्लेयर्स कैन इंस्टॉल देयर टावर्स ऑन रेलवे लैंड. तो इंडियन रेलवे ने अलाउ कर दिया है
प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को कि वो उसकी लैंड पर टावर को इंस्टॉल कर सकते एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड. सो फार दिस राइट वॉज रिजर्व ओनली फॉर वन टेलीकॉम आर्म, दैट इज रेलटेल. तो अभी तक केवल रेलटेल के लिए, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए ही ये था. अब रेलवे ने प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ कर दिया है कि वो इंडियन रेलवे के लैंड पर अपने अपने टावर स्टैब्लिश कर सकती है. सो दिस कम्स मंथ आफ्टर यूनियन कैबिनेट हैज़ ईज द लैंड लाइसेंसिंग फी. LLF के बाद जब कैबिनेट ने LLF जो है, LLF स्टैंड्स फॉर लैंड लाइसेंसिंग फ़ी, उसको ईज आउट कर दिया फॉर इंडियन रेलवे, जिससे कि इंडियन रेलवे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाए. तो उसका पहला जो इम्पैक्ट हमें देखने को यही मिल रहा है कि इंडियन रेलवे ने प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को अलाउ किया है थ्रू दिस LLF और लिबरलाइज लैंड लाइसेंसिंग फ़ी स्कीम. अब देख लेते हैं नेक्स्ट. ये भी कल के ही पेपर की न्यूज़ हेडलाइन है. DIPAM सीक्स टू मेक डिविडेंड पार्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट. So DIPAM stands for Department of Investment and Public Asset Management. So DIPAM has suggested that dividend from public sector undertakings be accounted as disinvestment collection, and this is because both are revenue sources for the government. तो DIPAM ने एक सजेशन दिया है इस डिपार्टमेंट ने कि जो डिविडेंड गवर्नमेंट रिसीव करती है डिफरेंट PSU से, चाहे वो RBI ही क्यों ना हो, तो इस पर्टिकुलर डिविडेंड को भी डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट में इंक्लूड किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि डिविडेंड भी एक रिसोर्स है या एक सोर्स है फाइनेंशियल या मतलब रिवेन्यू के लिए गवर्नमेंट का. तो ये DIPAM का लॉजिक है कि जो डिविडेंड है वो भी गवर्नमेंट का रिवेन्यू रिसोर्स ही है. देन व्हाई नॉट दिस डिविडेंड कैन बी इंक्लूडेड, कैन बी अकाउंटेड एज अ डिसइन्वेस्टमेंट कलेक्शन. तो फिलहाल के लिए नॉर्थ ब्लॉक को ये सजेशन दिया गया है, जहाँ पर, और इसका एक बहुत, अगर मैं आपको रीज़न बताऊं, जो एक्चुअल रीज़न है वो ये कि कई बार जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट में गवर्नमेंट फेल हो रही है. पिछले लास्ट टाइम से हम देखें तो जो भी डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट रखे जा रहे हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं. तो प्रोबेबली ये थोड़ा सा डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को या एक्चुअल डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स को ठीक दिखाने के लिए कि हमने कुछ मैक्सिमम टारगेट्स का अचीव किया है, दिस डिविडेंड कैन बी इंक्लूडेड इन टू दिस डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स. केवल इसी के लिए इसको इंक्लूड किया जा रहा है कि रिवेन्यू जो डिविडेंड आ रहा है, अगर उसको इन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स में इंक्लूड कर लिया जाएगा तो प्रॉबेबली जो टारगेट सेट किया जाता है हर फाइनेंशियल ईयर डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के, वो थोड़ा सा अचीवेबल दिखेगा, थोड़ा सा ठीक दिखेगा. तो प्रॉबेबली नॉर्थ ब्लॉक को ये सजेशन दिया गया. एंड इट एम्फसाइज दैट कीपिंग अ सर्टेन टारगेट और रोड मैप डज नॉट रियली वर्क इन मार्केट ओरिएंटेड डील. तो हो सकता है अपकमिंग बजट में ये अनाउंसमेंट देखने को मिले कि जो डिविडेंड है उसको डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स के तहत कैटेगराइज किया जाए. दिस इज़ द स्टेटस चेक. अगर हम देखें तो कितना डिविडेंड जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट डिविडेंड रिसीव किया है गवर्नमेंट ने, कितना डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रहा है उनका, तो आप देख सकते हैं. जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट. बहुत ज़्यादा ये डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं, कितना डिसइन्वेस्टमेंट और डिविडेंड कितना DIPAM ने रिसीव किया डिफरेंट टाइम पीरियड में. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इफ यू वांट lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query or suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.